नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और इस वक्त जो हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत हैं उनके बारे में बता दूं कि वो कानून के रक्षक भी हैं तो वो कलम के सिपाही भी हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर हैं जो अपने फ़र्ज को लेकर काफ़ी सख्त हैं, लेकिन जब अपने दिल से अल्फाज लिखते हैं तो उतने ही नरम हैं। मैं बात कर रही हूँ धर्मराज जी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल है, बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और जब इनसे मेरी बात हुई तो लगा कि इनकी जीवनी के बारे में जानना उससे भी रोचक होगा जितना रोचक इनकी कविताएं, इनकी शायरी होती है। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि आपने यहाँ आने के लिए मुझे अवसर दिया। बहुत धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और एक तरह से देखा जाए तो उनका जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक छवि बनी हुई है, और ख़ासकर जब से योगी सरकार आई एकदम सख्त बना हुआ है, एक्शन लेने वाला। और ऐसे में जब हम आपको देखते हैं तो कहें कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस किया हुआ है? अभी हम किस धर्मराज जी से बात कर रहे हैं, जो शायर हैं वो या जो इंस्पेक्टर हैं वो? दोनों की अलग अलग भूमिका नहीं है। मेरा ये मानना है कि कोई भी लोक सेवक हो, पुलिस हो या किसी अन्य विभाग का लोक सेवक हो, उससे जो अपराधी तत्व हैं उनको भयभीत होना चाहिए। जो आम जनता है उसको निर्भय रहना चाहिए। और मेरे साथ भी यही है कि मुझसे जो आम लोग हैं वो निर्भय रहते हैं, मुझे देखते ही मुस्कुराते हैं। और मैं ये अपनी बहुत बड़ी तपस्या मानता हूँ कि मुझे देख करके लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। और आप यकीन मानिए कि जो लोग पहचानने वाले पहचान लेते हैं तो सबसे पहले मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है कि लोग देख करके मुझे मुस्कुराते हैं। और बाकी जो अपराधी हैं उनको तो भयभीत रहना ही पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती अगर कोई भी लोक सेवक करता है, पुलिसकर्मी करता है, तो उसके फ़र्ज़ के साथ गद्दारी है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी गद्दारी करना चाहिए। जिसकी रोटी खा रहे हो, जिसकी कसम खाए हो, उस फ़र्ज़ को आप पूरा करो। यही बिल्कुल, बात तो सही है कि जिनके अंदर डर होगा वही तो डरेंगे। खैर सर, मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप क्या बने, उत्तर प्रदेश पुलिस के हिस्सा बने या एक शायर? अब ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कैसे क्या बने। मेरे ख्याल से पढ़ते पढ़ते कभी एक दूसरे को सुनाते सुनाते कोई चीज़ ऐसी जो सुनाई गई, लिखी नहीं गई, तो वो तो बहुत डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। मैं लेक्चर, भाषण वगैरह तो देने लगा था स्टूडेंट लाइफ में ही, लेकिन कविताएं अगर लिखने की बात, डायरी में लिखने की बात करें तो मैं पुलिस विभाग में आने के बाद ही पहली बार मैंने डायरी में कोई कविता लिखी। आप कह रहे थे स्कूल टाइम में आप मतलब भाषण भी देते थे, स्टेज संभालते थे? नहीं, संभालने जैसा इतना ज़्यादा नहीं संभालते थे कि जिसका कोई बहुत उल्लेख किया जाए। बस इतना कि भाषण देते थे। अगर कहीं कंपटीशन होता था, विभाग में आने के बाद भी तमाम बार कंपटीशन हुए, उसमें मैंने भाषण दिया, तो वक्तव्य देता था, भाषण देता था। कविता पहली जो लिखी वो पुलिस विभाग में आने के बाद ही लिखी। पहली ऐसी कौन सी कविता थी जो आपके दिल को छू गई, या फिर आज भी रहता है कि ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट कविता है? जो भी लिखते हैं सब बेस्ट ही है। जो भी सुनाते हैं वो बेस्ट ही समझ के लिखते हैं, बेस्ट ही समझ के सुनाते हैं। ऐसी किसी कविता को मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ कि नहीं बस यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ऐसी तमाम हैं जो मुझे अच्छी लगती है। मुझे तो अपनी सब अच्छी लगती हैं भाई। और मुझे लगता है कि चाहे आप मतलब अपने के प्रति जो है ज़्यादा लगाव मान सकते हैं, मुझे तो अपनी कविताएं अच्छी लगती हैं। कोई ऐसा है जो आप मुझे सुनाएं, क्योंकि भाई शुरुआत उसी से करते हैं। जैसे खाकी का सुना देंगे कि तन झुलस भले जाए फिर भी, तन झुलस भले जाए फिर भी, अरमान हमेशा बाकी हो, यह जीवन जितनी बार मिले, परिधान हमेशा खाकी हो। क्या बात है सर। अभी हाल ही में सबने देखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उसकी रील्स भी आपके बहुत वायरल हुए। तो सर वो लाइंस भी हम चाहेंगे वही वापस सुनना, क्योंकि जब सर सामने बैठे हो तो हम सोशल मीडिया पे क्यों सुने? हाँ, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब मतलब कहा भी गया है कि सांप घर में आवे तो मतलब वहीं पूछ लीजिए, बामी में पूछने जाने क्या जरूरत है। खैर सुनिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैंने उसी दिन
4 लाइन कही कि इसी तरह से तेरे सर का सारा भूत उतारेंगे। ऐ पाकिस्तान सुन ले तू, इसी तरह से तेरे सर का सारा भूत उतारेंगे, इसी तरह से तेरे सर का सारा भूत उतारेंगे। तौबा तौबा देश के तेरे सारे लोग पुकारेंगे। और ना मर्दो तैयार रहो, ना मर्दो तैयार रहो, हम बदला ऐसे ही लेंगे। घर में घुस के मारा है, फिर घर में घुस के मारेंगे। वाह सर, क्या बात है। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पे लोग आपको इतना पसंद करते हैं। सर ये सब कुछ मतलब आप प्रॉपर लिखते हो, इसके लिए आप टाइम निकालते हो, क्योंकि इतनी घंटे ड्यूटी करना, क्योंकि अलग से कोई टाइम नहीं निकलता। जैसे ये विचार मेरे मन में आया तो मुझे लगता 15-20 सेकंड में कविता भी बन गई। कविता बन गई तो मतलब 15-20 सेकंड में वीडियो बन गया उसका। अब उसके लिए अलग से कोई, मैं आज तक कोई एकांतवास नहीं किया कि आज मैं चिंतन करूंगा कि आज मुझे कविता लिखना है, कि आज मुझे ये लिखना है, आज मैं मतलब मनन करूंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा कि आज मुझे कविता लिखना है। ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना रोज़मर्रा का कार्य करता रहता हूँ, जो दैनिक कार्य है वो करता रहता हूँ, जो मेरी ड्यूटी है वो करता रहता। उसी दौरान जैसे न्यूज़ देख करके, जैसे कोई बात मन में विचार आ करके कोई चीज़ आ गई, उसको मैं मतलब मन को पसंद आ गई। अब वो बात जब पसंद आ गई तो उसको कविता में ढालने की कोशिश करता हूँ। कविता चाहे वो मुक्तक में लिखूँ, चाहे घनाक्षरी में लिखूँ, चाहे सवैया में लिखूँ, छंद में लिखूँ, जैसे भी लिख पाऊँ, उस दोहा में लिखूँ, चौपाई में लिखूँ, किसी तरह भी लिख करके उसको काव्य रूप जब दे लेता हूँ तो अपना सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट कर देता हूँ। अलग से नहीं कि मतलब मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर के जाऊँ कि मुझे अब एक कविता लिखनी है, ये सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी देखा मतलब शेर व शायरी के अलावा ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा देश में हो रहा है उस पर भी आप अपना जो होता है अपना एक व्यक्तित्व राय जो है देते हैं। जैसे अभी एक जो फीमेल थी जो स्पाई के तौर पे पकड़ी गई हैं, उसका लेकर भी आप अपडेट पल पल का सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। तो अक्सर देखा है ना कि जब गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं ना तो वो बड़ा बचते हैं किसी भी मामले पे बोलने पे। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट अधिकारी जो लोक सेवक है उनको अपराध से डरना चाहिए, उनको डरना चाहिए अभद्रता से, उनको डरना चाहिए अश्लीलता से, उनको सही बात कहने से और जो बात सरकार के खिलाफ ना हो वो बात कहने से कभी नहीं डरना चाहिए। सरकार के खिलाफ इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि सरकार जो है हम सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे अंदर अगर कोई ऐसी भावना आती है कि मुझे सरकार के खिलाफ बोलना है तो फिर मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए, इसके बाद मुझे बोलना चाहिए। सरकार से तनख्वाह लेकर के सरकार के खिलाफ बोलना बिल्कुल गलत है। अगर कभी किसी को लगता है कि नहीं मुझे बोलना है तो नौकरी छोड़े, आराम से बोले, जितना मर्जी करे। बहुत लोग शो को देखता हो कि सरकार के खिलाफ बोले जा रहे, तो वो तो सेवा नियमावली का उल्लंघन है। मैं सीधे देखो जिस विषय पर मेरा मन करता है बोलता हूँ, उस पर ये विचार करता हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है ये सरकार के खिलाफ तो नहीं है, ये अश्लील तो नहीं है, ये अभद्र तो नहीं, ये हास्य के अलावा ऐसा तो नहीं है जो कोई वर्ग विभेद पैदा करेगा, कोई हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा पैदा करेगा। और अगर उस क्राइटेरिया पर अपने काव्य को फिट पाता हूँ बोल देता हूँ। मतलब अगर कोई सब्जेक्ट आप चूज करते हैं कंटेंट के लिए तो उसको सरकार को मद्देनजर रख के किया जाता है। नौकर है तो नहीं करेंगे। बहुत मतलब लोग कहते हैं सरकारी कभी भैया तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, तो हम स्वतंत्र कभी नहीं हैं। लेकिन सर मेरे साथ बहुत बार हुआ, हम कई बार अक्सर पब्लिक रिव्यू के लिए हम लोगों के बीच में आते किसी मुद्दे पर आए और गलती से कोई सरकारी अधिकारी हमसे टकरा गया बिना वर्दी के। तो अब हमें तो नहीं पता ना अधिकारी है क्योंकि बिना वर्दी के, उनसे हम पूछेंगे तो भाई साहब हम सरकारी अधिकारी हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, नौकरी हमने कहा कि अरे मुद्दा तो वो है ही नहीं। उस पर मेरे ख्याल से वो उनका विषय है, कौन क्या बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता है। मेरे ख्याल से जो मामला मेरे मापदंड पे खरा उतरता है उस पर मैं बोल सकता हूँ बेझिझक ही बोलता हूँ। मैंने देखा है इसलिए मैंने बोला कि एक शेर व शायरी मैंने देखा है, लेकिन अब मैंने देखा है युवाओं को थोड़ा सा गाइड भी करते नजर आते हैं। और कोई देश को लेकर जब भी बात आती है तो सबसे पहले अगर किसी का वीडियो अपलोड होता है तो वो धर्मराज जी हैं। अरे नाम भी आपका बड़ा सूट करता है सर आप पे। किसी ने कहा सर आपका जो व्यक्तित्व है जिस तरह का वीडियो बनाते हैं, ऐसी बातें हैं, लोग कहते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस दौर में है
हर आदमी इंसान है और हर इंसान के अंदर कमियां हैं। मैं चूँकि आप हमारा वीडियो देखते हैं जी। 1 मिनट का देखते हैं, उस 1 मिनट में मैं अपना जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर होता है उसको प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा जीवन क्या है, जब से मैं पैदा हुआ तब से चल रहा है, 24 घंटे का मेरा जीवन है। तो वीडियो देख करके किसी के बारे में आकलन नहीं करना। हाँ, आपका मुझसे कोई काम पड़े, आपका मुझसे कोई सामना हो, उस समय मेरा व्यवहार जो सामने आए वो मेरा असली व्यवहार होगा। तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कमियां होंगी। ऐसा थोड़े कि मतलब मैं बिल्कुल एकदम कह दूँ कि नहीं, जो मैं कह दूँ वही राह सही है, जो मैंने किया वही सही है, ऐसा कुछ नहीं। इंसान हूँ, कमियां होंगी, निश्चित रूप से होंगी। इसके अलावा अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आप कानून के रक्षक भी हैं, कलम के सिपाही भी हैं, इसके अलावा एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। हाँ, खेलते हैं, बखूब खेलते हैं। ऐसा है, खेलने के लिए काफ़ी, जैसे हम लोग जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में कोई सोचता भी नहीं था कि खेलने से भी नौकरी मिल सकती है। कोई नहीं सोच सकता था, बल्कि खेलने के लिए हमेशा लड़कों को मारा गया। जैसे हम लोग भी जब ज़्यादा खेलते थे तो बाबू मारते थे कि यार सारे दिन भर खेलते रहते हो। उस टाइम एक लाइन भी चलता था ना, पढ़ोगे हाँ, पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब था। लेकिन वो चीज़ जो है, खेलने से लड़के अच्छे नहीं होते, तो मतलब या ये साइड लाइन, मतलब ये एक लाइन थी। इसके बाद हम लोग भी जब नौकरी में आए, तहाँ तक मैं अपनी बात करूं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नहीं पता था कि खेल कूद करके भी नौकरी मिलती है, मुझे नहीं पता था बाय गॉड। लेकिन जब मैंने देखा कि खेलने कूदने से अच्छे अच्छे करियर लोग बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, डिप्टी एसपी बन रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और मेरा पसंदीदा विषय भी है, तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया। अब खेल को करियर के रूप में जो युवा लेता है, न करियर के रूप में लेता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से जब लगा रहेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो नौकरी नहीं पाए तो अपना प्राइवेट ट्यूशन खोल दिए, वो कोचिंग खोल दिए, चाहे हॉकी का, चाहे क्रिकेट का, चाहे मतलब जूडो का, मतलब तमाम विधाएं हैं, और वो सफल हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा सफल हैं। तो मुझे लगा खेल के यार इतने फ़ायदे हैं तो मुझे बताना चाहिए। पहली बात फिर मैं बताता हूँ कि मैं उस स्तर का खिलाड़ी नहीं हूँ जी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर सकूँ। मेरा उस लेवल का खेल भी नहीं है। मैं यूपी पुलिस एक स्टेट लेवल का मतलब खिलाड़ी हूँ। स्टेट लेवल में मेडल हमारा है और इंडिया लेवल पर हम प्रतिभाग किए हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं एकदम आपको खेल के बारे में परफेक्ट कर दूं, लेकिन एक बात बताऊंगा कि खेलने से फ़ायदा है, खेलने से फिटनेस आती है, इसलिए मैं खेल को प्रमोट करता हूं। खुद भी फिट रहता हूं, मैं अभी भी फिट हूं। मुझे जब भी 10 किलोमीटर दौड़ना हो, 12 किलोमीटर दौड़ना, मैं दौड़ता चला जाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेलने से मजबूती आती है। खेलने से जैसे बहुत लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं, लेकिन कहते हैं यार 15 मिनट हम खेल लेंगे तो हमारा 15 बर्बाद नहीं होगा। 15-20 मिनट आप खेलोगे तो आपको और पढ़ने की एनर्जी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम पढ़ने वाले लड़कों को कम से कम आधा घंटा अपने शरीर पर देना चाहिए, कामकाजी लोगों को कम से कम आधा घंटा अपने शरीर पर जरूर देना चाहिए। ये है मेरा। मुझे भी लगता है शायद यही सोच है जिसकी वजह से युवा आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित है। अक्सर देखते हैं कि आपको युवाओं के वॉल पे आप छाए रहते हैं, हर चौथे दिन कोई ना कोई आपके पास पहुंचा रहता है। नहीं, चौथे दिन का है, लगभग रोज ही पहुंचते हैं। तो पहुंचते थोड़े, वो कोई ऐसा वॉल पे डालेंगे तभी ना आपको पता चलेगा। नहीं पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने कोई ऐसे थोड़े पहुंचते, कोई एक तरफा पहुंचते हैं। हम कोई मतलब जो है ऐसा थोड़े कि मतलब कोई सिद्ध हैं कि प्रसिद्ध हैं कि मतलब जो है कि हमारा कि अब चलिए कि हमारे पास आने से कोई मनोकामना पड़े। हमारे पास लोग इसलिए आते हैं कि मैं प्यार बहुत करता हूँ लोगों को। जो मेरे से मिलने आते हैं उनसे बहुत प्यार, मतलब उनको मुझसे मिलकर जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी मुझे उनसे मिलकर होती है। तो इसलिए लोग आते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, वो आते हैं। कोई गाइडेंस के लिए आता है तो उनको आप किधर भेजते हो? स्पोर्ट्स की, पुलिस विभाग की? उनकी रुचि के हिसाब से, अच्छा, उनकी रुचि के हिसाब से जैसा इंटरेस्ट हो उस तरफ जाओ, अच्छे इंसान बनो, कहीं भी जाओ। सही बात है। मतलब आपने प्रॉपर गाइड करके भेजते हैं। अब गाइड क्या, हम बातचीत करते रहे, उसी में से अपना वो जो गाइड लगे वो उठा ले। हम कोई गाइड की किताब थोड़े पकड़ाते कि ये किताब हमारी है, ले जाओ इसको पढ़ो, 15 दिन का कोर्स है। ये इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं ना। मैंने 1-2 लोग का ऐसे पोस्ट देखा कि उस पे लिखे रहते हैं कि सर गुरु हैं हमारे,
सर के राह पे चल रहे हैं। सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम पे आशीर्वाद बना रहे हमारा। वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमारे देश का जो कल्चर है वो किसी का तनिक आप भला किए रहिए तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं कि मेरा इतना भला कर दिया, मेरा आपके। तो बहुत बार जैसे किसी को कुछ मान लीजिए आया तो उससे बातचीत किया गया, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बातचीत किया गया, इसके बाद वो सफल हो गया। सफल अपनी मेहनत से हो गया, वो सफल अपनी मेहनत से हो गया, अपने जो उसके गुरुओं ने गाइडेंस दिया उसकी वजह से हो गया। लेकिन वो जब मिलता है तो वो कहीं ना कहीं श्रेय देता कि सर आपने जो लाइन बताई थी उससे मैं सफल हो गया। मैं जानता हूँ कि 5 मिनट में मैंने कौन सी लाइन उसको बता दी, लेकिन वो श्रेय देता है। काबिलियत उसके अंदर ही थी। हाँ, काबिलियत उसी के अंदर रहती है। हम लोग क्या मतलब बता के थोड़ा ही, बस ये है कि उसको थोड़ा सा प्रेरित कर देते हैं कि भाई थोड़ा सा लग जाओ, थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाओ, मंजिल सामने है। बिल्कुल सर। सर आपका आगे का क्या गोल है? मतलब ऐसी सेवा करते रहना उत्तर प्रदेश पुलिस में, ये सब आगे चल के शायरी और ये सब जाने प्रभु। अच्छा, प्रॉपर हाँ, जो मिले। मतलब हम कोई ड्यूटी से अपने एब्सेंट नहीं हैं, हम कोई जो है शायरी के लिए कोई इतना मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम मरे जा रहे हैं कि नहीं हमें शायरी ही आज करनी है। जो ईश्वर तय करेगा, जो रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पे चलेंगे, चाहे वो जनसेवा का हो। जरूरी है। वो तो हमेशा रहते हैं। मुझे यादों नहीं है कि कभी हम पे आज तक दुखों कोई नहीं पड़ा हमको आज तक कोई तकलीफ ही नहीं पड़ी। मतलब हम भावुक होकर रो दें वो अलग बात है, लेकिन हम तकलीफ में आज तक नहीं रोए हैं। शायद सर यही वजह है कि आप इतना, आपकी वजह से बहुत लोग खुश रहते हैं, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। ऐसे इंसान भला कैसे रोए? सर आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं श्रावस्ती जिले में एक थाना पड़ता है सोनवा, वहीं का एक गांव है चंद्रखा बुजुर्ग, उसका मजरा है बनिया गांव, वहीं का मैं रहने वाला हूं। मेरे बाबा किसान थे जो अब इस समय स्वर्गवासी हो चुके हैं। पिताजी मेरे सरकारी क्लर्क थे डिग्री कॉलेज में, और माताजी मेरी हाउसवाइफ थी, अभी भी हैं। माताजी हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं वो भी पुलिस में हैं, दरोगा हैं। मेरे से 2 छोटे भाई हैं, खेती करते हैं। मेरा अपना परिवार है और सब लोग खुशहाल हैं। परिवार यहाँ लखनऊ में रहता है? एक ब्रांच, ओके। परिवार की एक ब्रांच, मतलब जो है पत्नी, दोनों लड़कियाँ लड़का, बाकी माता पिता भाई वगैरह सब गाँव में रहते हैं। और आपकी पत्नी क्या करती है? हाउसवाइफ प्रॉपर? वैसे तो हमारे ऊपर जुल्म करती हैं लेकिन शायरी वायरी लिखी है आपने कि बस ताने मारा करती हैं? नहीं, इस तरह से मैंने कहा कि मेहरुआ जब से मूड़े पर सवार हो गए, मेहरुआ जब से मूड़े पर सवार हो गए, ये जिंदगी रद्दी अखबार हो गए, रात दिन हमका वो खाए जाते, हम मुँह सु हमरे लिए जैसे बिलार हो गए। ये उनको आपने सुनाया? सुना देते हैं। तो कुछ बोला नहीं उन्होंने? अब बोलना क्या है, जो भी मतलब एक तो बेचारी पूरा जब एक बार सुन्न हो जाता है शरीर ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब अब क्या होगा। तो मतलब हम लोग जैसे दबे डरे कुचले जो है हस्बैंड हैं, दबे डरे कुचले दबाए गए अत्याचार से पीड़ित हैं। तो अब फर्क नहीं पड़ता कौन कितना अत्याचार घरवाली करते। सर ये इंटरव्यू मैडम भी देखेंगी तो क्या फिर थोड़ा सा और डिग्री बढ़ जाएगी। और का जो बर्फ, अगर बर्फ एक बार जम गई तो चाहे जितना ठंडा करो वो बर्फ ही रहेगी ना, और आप उसमें बर्फ जमने के बाद वो क्या होगा उसका। हाँ ठीक है सर। वैसे दिल पे मत लीजिएगा। बहुत मुझे अगर छोटी मोटी नोक झोंक छोड़ दिया जाए तो जो मेरी पारिवारिक ज़िंदगी है बहुत ही अच्छी है। पत्नी से भी हर तरीके से सपोर्ट ही मिलता है, बच्चों से सपोर्ट मिलता है, माता पिता से सपोर्ट मिलता है, भाई बहन सबसे सपोर्ट मिलता है। जैसे होते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा इसने राह काट दिया, मेरा इसने राह काट दिया, मेरा इसने टांग खींच लिया। ईमान से आज मैं कहता हूँ, यहाँ सबके सामने कहता हूँ, मेरी आज तक किसी ने टांग नहीं खींची, मेरा किसी ने कोई अहित करने की कोशिश नहीं की, मेरा कोई अनभला अपने मन में सोचता मेरे सामने आकर मेरा किसी ने बुरा करने का भी नहीं प्रयास किया। सर ये तो हमने भी देखा है सोशल मीडिया, और हमने भी किसी का बुरा नहीं किया, न किया, न कभी सोच रही है। सर आप बहुत कहेंगे खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे सब आई थिंक कलीग्स भी ऐसे मिले, परिवार भी ऐसा मिला, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि आपके
जो विभाग के लोग हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, निश्चित रूप से हैं, हंसते हैं। ऐसा कभी अब वो विभाग के खाली थोड़े रह गए। विभाग में मान लीजिए एक सिपाही है या एक दरोगा है, उनके परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोग विभाग में थोड़े। अब तो मतलब जनता क्या होगा, अब केवल विभाग का थोड़े रह गया मामला, अब तो जनता का हो गया जी। कभी ऊपर से कभी ऐसा आया नहीं कि ये सब नहीं, अक्सर देखते हैं ना सर सोशल मीडिया पे, ऐसा है ना। जो देखिए मुझे लगता है कि वो मेरी प्राइवेट लाइफ है, और प्राइवेट लाइफ किसी को भाई कोई क्यों मुझे मना करेगा। उसको अगर कुछ अनर्गल होगा तो जो विधिक कार्रवाई हो, कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी। आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो जिससे कोई मुझे दिक्कत हुई हो। किसकी अब मेरी वीडियो से जो संबंधित लोग हैं उनको प्रसन्नता हुई या उनको क्रोध आया, ये उनकी बात है। मुझे किसी ने मना नहीं किया कि नहीं वीडियो नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने आज तक किसी की आलोचना का वीडियो बनाया नहीं, किसी भी अधिकारी कर्मचारी किसी की कमियों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो नहीं। मुझे अच्छा लगा कि भैया बहुत अच्छा सा हरा हरा देखो एकदम आपका वाल है, तो मैंने इसकी तारीफ़ की। अगर कहीं कुछ गलत लगा तो मैंने उस चीज़ को पर्सनल भले आपसे कह दिया कि यार इसको देख लो, इसको ठीक कर लो। मैंने कभी सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया उस चीज़ को कि मतलब इसको मैं उजागर करूँगा। ये चीज़ है मेरे अंदर। ये आई थिंक यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस भीड़ से थोड़ा सा अलग बनाती है। तो ये सर इतना रहा क्योंकि अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत ट्रोल होता है उत्तर प्रदेश पुलिस, और शायद यही वजह रहता है। नहीं, ट्रेंड होता है। ट्रोल से ज़्यादा तो ट्रेंड होता है इस समय। अभी तो ट्रेंड होता है, ट्रोल कहाँ होता है। में ट्रोल हो रहा था जब वर्दी में ही लोग वीडियोस बनाने लगे। नहीं देखिए, ऐसा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उस विषय पर बहुत ज़्यादा मेरा सर नहीं दिखते जल्दी। नहीं हम दिखते हैं जो जैसे नहीं फोटोज वीडियो भी दिखते हैं, वीडियो हाँ दिखते हैं, निश्चित रूप से दिखते हैं। बस ये है कि उसमें मैं ये देखता हूँ कि क्या सही चीज़ जो है लाया जा सकता है, क्या उससे जो हमारा पौष्टिक भोजन है, पौष्टिक आहार है, उसका प्रमोशन है, क्या उससे हमारा जो संस्कृत है, हमारी कल्चर है उसका प्रमोशन है, क्या उससे हमारी पुलिसिंग का प्रमोशन है, क्या उससे हमारी जो नशाबंदी का अभियान है उसका प्रमोशन, क्या उससे यातायात नियमों के पालन का प्रमोशन। वो चीज़ जब रहता है तो उसको मैं करता हूँ। ओके जी, अब समझे। मतलब उसमें मेरा वीडियो जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो उसमें एक वर्दी में अगर है तो कोई ना कोई संदेश जरूर रहेगा। हाँ ये तो देखा है, कोई ना कोई संदेश जरूर। लोगों को मोटिवेट करते हुए हंसाते हुए ही देखा है। नहीं, हंसाते में भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ रहे जो मतलब हमारे कल्चर के जो है अनुकूल हो। बिल्कुल सर, जैसे कि कितने साल हो गए आपको इस पुलिस विभाग में? 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। हाँ हाँ। मतलब आपने कई बार सरकार बदलते देखा, मायावती से लेके अखिलेश यादव से लेके योगी आदित्यनाथ, कितना बदलाव हुआ आपके विभाग? अब ये सब चीज़ें देखिए, मैं इतने कहूँगा कि उत्तरोत्तर जो है सुधार होता जा रहा है। चूँकि हमें जो सरकार है उसकी तारीफ़ करने का तो अधिकार है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी पूर्व सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं। तो उस विषय पर मुझे लगता नहीं ज़्यादा बात हम लोगों को करनी चाहिए। निश्चित रूप से इस समय जो चाहे 112 नंबर हो, चाहे जो है पुलिस के जो अच्छे कार्यों का सपोर्ट हो, निश्चित रूप से सरकार से बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन इसके अलावा मैं आप सोचो कि हम ये कहें कि नहीं उस समय नहीं मिल रहा, तो ये हमारा विषय नहीं है, हमको कहना भी नहीं चाहिए। हम चूँकि सरकारी कर्मचारी, सरकार की तारीफ़ हम कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, पूर्व सरकार का जो है हम विरोध, बस इतना हम कहेंगे कि हमको कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी नहीं। कभी सर नहीं। मेरे को हमेशा ये रहता है कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई केस पे आपने कोई चोर को पकड़ा और वो आपका फैन निकला हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ। फाइन निकले, फाइन से क्या मतलब, वो अपराध करता है तो अपराध के हिसाब से देखा जाएगा। वो चीज अलग है। हाँ निकलते हैं चालान वालान के समय निकलते हैं। अभी तो ऐसा किस्सा हुआ? हाँ किस्सा हुआ है। अभी मैं होली वाले दिन की बात है, जो है जिस दिन आग लगनी थी होली में अभी की, तो मुझे मैं अपनी कार से जा रहा था, एक दरोगा जी ने मुझे हाथ दे के रोक लिया। हाथ दे के रोक लिया, नए दरोगा थे एकदम।
तो हमने कहा कि क्या चलना है तो आओ बैठ लो गाड़ी में हमारे। तो कहने लगे कि नहीं नहीं हमारी गाड़ी आ रही। तो हम कहा ठीक है तुम्हारी आ रही तो कोई बात नहीं, तुम जो है अपनी गाड़ी से आ जाना। फिर वो अचानक आए, पीछे घूम के आए, हमारी गाड़ी में बैठ गए। कहीं नहीं नहीं गाड़ी में देर लगे, चलिए जी बात करते हुए आपसे चलते हैं। अब बात करते हुए बताने लगे कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मतलब जब से पुलिस में आया हूँ तब से, उस आने से पहले भी आपका फ़ैन था मैं, सारी चीज़ें। बातचीत करते करते कुछ 2-4 चीज़ें हमने उनसे पूछी। तो मुझे लगा कि जो दरोगा को जानना चाहिए इनको नहीं आता। तो मैं डाउट हुआ कि यार क्या दरोगा नहीं है क्या। तो हमने फिर उनसे कहा, हमने कहा भाई वर्दी में थे? वर्दी में थे, प्रॉपर वर्दी पहने हुए थे। तो हमने उनसे कहा यार एक बात बताओ, तुम सच में क्या दरोगा हो? अब उनको पसीना आने लगा था। हमने हाथ पकड़ लिया, हमने कहा भाई अब तो क्लियर करोगे कि हो कि नहीं हो। तो कहने नहीं है, आप जांच करा लीजिए। तो हम कहें जांच वाँच तो होती रहेगी, आप सही बता दो। फिर वो जो तरीका हम लोगों का होता है, मैंने मतलब कहा बचना हो तो बता दो, नहीं तो हम भाई अभी ले चलेंगे, जांच होगी। कहें बचा लीजिए, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मगर फ़ैन होने से थोड़े होता है, आप क्राइम कर रहे हो। अगर हमारे फ़ैन हो तो आप जो कंपटीशन आता है उसको पास करके वर्दी पहनो। ये थोड़ा हमारे फ़ैन हो तो तुम वर्दी जाके टेलर के यहाँ से वर्दी ले लो। मैं उनको थाने पर ले गया, प्रॉपर मुकदमा लिखवाया, अपनी तरफ से मुकदमा लिखाया और चालान करवाया उनका। तो आप हमारी जो, अगर हम 1,35,000 रुपया महीना तनख्वाह लेकर के संविधान के जो है वफादार नहीं हुए, 1,35,000 तनख्वाह लेकर सरकार के वफादार नहीं हुए, 1,35,000 को लेकर के जनता के वफादार नहीं हुए, तो हम किसी के भी वफादार नहीं हो सकते हैं। हमारी वो ड्यूटी है। वो फ़ैन हो हमारा, मतलब आप हम तो वो पढ़ के आए हैं, जो हमारी पौराणिक कथाएं पढ़ते आए हैं। सत्यराजा हरिश्चंद्र की कहानी आप पढ़िए। उन्होंने जो है चूँकि जब सब कुछ दान कर दिया तो टैक्स मतलब एक डोम के यहाँ नौकरी की, और डोम के यहाँ नौकरी की तो उनके लड़के को जो है सांप ने काट लिया था। वो दफन करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जब उनकी पत्नी तारा लेकर के आई तो उन्होंने कहा नहीं टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो वो पत्नी, बच्चा मरा हुआ है, उससे टैक्स कहा, टैक्स तो देना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। तो रानी ने जब फाड़ा तो मतलब सारे देवता प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस फर्ज पर हम हैं उस फर्ज के प्रति ईमानदारी है। आप हमारे फ़ैन हो, अच्छे काम करो। अब अगर कोई ऐसा ही का एजेंट हमारा फ़ैन हुआ तो हम कहा यहाँ से सूचना थोड़े भेजने लगेंगे कि जो हमारी सेनाएं चल दी हैं। बताओ, आप बताओ, हैं? फ़ैन होना दूसरी बात है और कानून का पालन करना दूसरी बात है। कानून के पालन आप करते हैं तो आप हमारे फ़ैन नहीं हैं, तब भी हम आपसे कोई बुरा नहीं मानेंगे। आप कानून का पालन नहीं करते हैं और मेरे कार्य क्षेत्र में है, मेरे जांच के दायरे में है, तो फिर तो मैं तो भाई नहीं। सर यही खासियत है कि आप इतने लाखों लोग को आप इंस्पायर करते हैं। सर इतने लोग आपके फ़ैन हैं, इतने लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपके काम करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका अपना एक स्टाइल है, लेकिन धर्मराज जी को कोई ऐसा है जिससे वो इंस्पायर होते हैं? किसी को आप अपना आइडल मानते हैं, जिनको देखना, जिनको सुनना आप पसंद करते हैं? ऐसे कुछ नहीं है। कोई ऐसा जिनको अच्छा लगता है उनको सुनना? बहुत लोगों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे कोई एक नाम हम नहीं बता सकते हैं। पढ़ना अच्छा लगता है, देखना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं कि जैसे हम किसी के पहली बात तो हम किसी के फ़ैन नहीं हैं, इस दुनिया में किसी के फ़ैन नहीं है, किसी के भी फ़ैन नहीं है कि जैसे आई एम ए बिग फ़ैन, हम नहीं हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस दुनिया में किसी के साथ फ़ोटो लेने की इच्छुक नहीं है, किसी के भी साथ, वो कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक हस्ती हो, वो चाहे नौकरशाही में हो, वो चाहे व्यापारिक हस्ती हो, वो चाहे कलाकार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, कवि हो, मैं कवियत्री हो, किसी के साथ भी फ़ोटो लेने की इच्छुक नहीं है कि हम ए सेल्फी फला के साथ हम सेल्फी लेते हैं, उसके साथ जो मुझे प्यार करेगा, बस सीधी बात है। अगर हमारा फ़ैन है उसके साथ मुझे खुशी होती है, उसके साथ मैं लूँगा। अगर मैं किसी बड़े आदमी के साथ लेता हूँ तो उस पहली शर्त है कि वो हमसे प्यार करेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेते हम।
तो ऐसा कोई नाम हम नहीं बता सकते कि नहीं हम उनसे इंस्पायर होते हैं। पढ़ते हैं, दिनकर जी को पढ़ते हैं, आप कबीर जी को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, बच्चन जी को पढ़े, और क्या नाम है, श्रीलाल शुक्ला जी की काफ़ी उपन्यास पढ़े, प्रेमचंद जी को पढ़े, नाम बताने लगेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, दुष्यंत कुमार जी को पढ़े। तो पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि जिसका मतलब मैं जिसकी स्पीच सुन करके मैं मतलब अपना वो तय करता हूँ। मुझे लगता है कि आज स्पीच सुननी चाहिए तो किसी का भी लगा लिया, सुनते ना। जाते होंगे अक्सर लोगों को देखते हैं ना, घर जाते हैं तो टीवी खोल के ज़्यादातर लोग डिबेट देखना पसंद करते हैं या कुछ फिल्म देखना पसंद करते हैं। धर्मराज जी जब दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर जाते हैं तो उनको क्या पसंद आता है कि हमको ये पसंद आता है कि अब कौन सा कंटेंट बनावें जिससे हमारे जो चाहने वाले हैं वो हंसें, बस इतनी सी खुशी। बस। तो ये सोशल मीडिया के अलावा कभी किताबी दुनिया में भी जाने को सोचा है कि बुक लॉन्च करेंगे, लिखेंगे? हम फ्री में नहीं बांटेंगे। क्या नहीं बांट? अच्छा, किताब जैसे हम 500 किताब छपवा करके बतौर लेखक बन के एक आपको गिफ्ट कर दें, एक आपको गिफ्ट कर दें, ये कभी नहीं करेंगे। जब मुझे लगेगा कि मेरी किताब बिकेगी, उसका जो भी प्राइस होगा, 200 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, जो भी प्राइस होगा उसका, मुझे लगेगा कि मेरी इतनी पॉपुलरिटी है कि मेरी किताबें 1000, 2000, 5000 बिक जाएंगी, तो मैं लिख दूंगा। ऐसे मैं नहीं लिखूंगा कि मैं आज जो है गया भाई साहब एक पुस्तक निकाले हैं और आप एक ले लीजिए, आपने कहा अच्छा ठीक रख दीजिए, इस तरह नहीं। जब हमारी पुस्तक, मैं ये नहीं कहता हूँ 2-4 लोगों को तो देना ही पड़ता है, मतलब विमोचन में जो आते हैं उनको तो 2-4 कापी देना ही पड़ती है, इसके अलावा मैं प्रमोशन में देने पड़ता है, लेकिन इसके अलावा मैं बांटने के लिए नहीं छापूंगा। मैं छापूंगा तो मैं बेचने के लिए। सर कि अब नया ट्रेंड चला है कि अगर किसी को कुछ प्रमोट करना हो, कोई फिल्म से रिलेटेड प्रमोट करना है, तो उस एरिया के जो इन्फ्लुएंसर है, आप भी उनमें से एक आते हैं क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पे अच्छा पकड़ है, तो आप एक इन्फ्लुएंसर। हाँ, निश्चित रूप से। तो ऐसे अप्रोच आते हैं? जब नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है ऐसे अप्रोच नहीं आते फिल्म में? शायद वर्दी से डर जाते होंगे सर। अब डर जाते हैं कि नहीं डर जाते हैं तो नहीं, बल हमारे पास आया कोई नहीं, हमारे पास प्रमोशन के लिए कोई नहीं आया। हम अब उसको प्रमोशन समझ लो आप या हमारा काम समझ लो, हमको कोई ऐसा व्यक्ति जिसका काम अच्छा आ जाता है, लग जाता है, उसका प्रमोशन कर देता हूँ। और जैसे कोई चाय वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई गरीब आदमी का मतलब वो चीज़ है तो वो प्रमोशन कर देता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई कीमत लेकर के प्रमोशन नहीं करता हूँ। क्या बात है सर, मतलब अभी तक ऐसा कुछ भी ऐड नहीं हुआ ना, अभी ये पैसा लेके अभी प्रमोशन नहीं किए कभी। और आएगी तो करेंगे कि नहीं करेंगे सर? अब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या परिस्थितियाँ आती हैं, क्या नहीं आती हैं, वो तो अंदर मतलब जो है बात की बात है। फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया जो मतलब हमसे पैसे से प्रमोशन कराना चाहा हो। अगर एक लिस्ट बनाई जाए धर्मराज जी की, जॉब गवर्नमेंट जॉब भी है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, अच्छा बोल भी लेते हैं, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, लोग हैं भरमार प्यार करने वाला, आखिरी में अब क्या चाहिए? कभी सोचे नहीं क्या चाहिए। पढ़ते थे तो एक सोच थी कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, ना है बस, उसके बाद कुछ नहीं, कभी नहीं सोचे। जो देना होगा सब देते रहेंगे भगवान। और क्या नाम है, जब पढ़ते थे तो एक मतलब ख्वाहिश होती ना सर, घूमने की, ट्रिप करने की, हम आप ऐसे समझ लें कि आप इस कमरे में हमको अकेले छोड़ दीजिए, 2-4 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप आइए आराम से, हम मौज से पड़े रहेंगे, खाने पीने का सामान भिजवाते रहिए। हमको जो है मन में है कि ये चीज़ देख लें, वो चीज़ देख लें, इसलिए हम टहलते हैं। बाकी हमें कोई ये नहीं कि हमको जैसे प्राइम टीवी आए तो हमको बहुत आनंद आ रहा है, हमको बहुत आनंद, आप अंदाज़ा नहीं, हमको बहुत आनंद आ रहा है। तो हम कोई ऐसे नहीं कि नहीं हमारा लालसा लिए हुए हैं कि पेरिस देखेंगे, लंदन देखेंगे, कुछ नहीं। जहाँ रहेंगे मौज से रहेंगे, जो दिखाना होगा ईश्वर दिखाएंगे। सर कहाँ, मतलब कैसे इतना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर लोग इतने आपके फ़ैन क्यों हैं, और शायद ये जो आपका एकदम ज़मीन से आप जुड़े हुए हैं ना, बस नहीं, कोशिश तो हम करते हैं कि अब इतनी फैन फॉलोइंग कम से कम एक हाथ ज़मीन से ऊपर चलें, लेकिन क्या करें, जैसे रखते हैं तैसे पैर ज़मीन पे आ जाता है। हम चाहते हैं कि एक हाथ ऊपर ज़मीन से चल ही नहीं पाते हैं। जब पैर रखो इसे ज़मीन पे चला जाता है। वो मानते नहीं कि फैन फॉलोइंग तो तुम्हें हम आकाश में उड़ा देंगे। इसी बात पे मुझे लगता है कुछ लाइन तो सुननी बनती है। हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको सुनाता हूँ। जो है कि
याद करता हूँ, सुनाता हूँ बिल्कुल। आप फ़ोन की भी हेल्प ले सकते हैं। नहीं, फ़ोन क्या हेल्प लेना है, मैं सुनाता हूँ आपको। अभी मैंने पाकिस्तान वाले जब हमले पे सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो मैंने 4 लाइन लिखी कि सुहागिन नारियों का होता सिंगार यही, माथे पर अपनी लगाती बड़ी शान से। सुहागिन नारियों का होता सिंगार यही, माथे पर अपने लगाती बड़ी शान से, और मेरे पतिदेव का दिल पर मेरे राज है, इसको लगाकर बताती हैं जहान से। और माथे के सिंदूर से जो भी छेड़छाड़ करे, वापस न लौटा वो कभी शमशान से। और कीमत क्या होती एक चुटकी सिंदूर की, जानना हो तुमको तो जाओ पूछो पाकिस्तान से। आहा, क्या बात है। और इससे कुछ खूबसूरत हो ही नहीं सकता सर, सच में। नहीं, अच्छा एक चीज़, इतना फटीचर देश है वो, इतना फटीचर देश है कि मतलब जो है यहाँ से जो मिसाइल उसाइल गई उसका एयर डिफेंस पूरा फाड़ डाली, पूरा एयर डिफेंस फाड़ डाली उसका। वहाँ से जो चलाया वो ऊपर मार दिया, तब भी जश्न मना रहा है। बिल्कुल सर, अब तो तब भी वो जश्न मना रहा। हम कहने बारे यार फटीचरे रह गए तुम। बताओ, बात वही ना सर, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ वही है। नहीं, अकड़ भी उनके पास कहाँ है, नाजायज पैदाइश है पाकिस्तान की भाई। कह तो रहे ना, जीत हमारी हुई, हमने युद्ध रुकवा दिया। हाँ, मरने से बच गए तो जीत, मरने से बच गए इसको भाई, मरने से बच गए, जो है देश उजड़ने से बच गया। फिर भी मुझे लगता है जितना किए थे उस पे पर्याप्त पाए हैं, और जो छोटी मोटी कसर रही होगी और पाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं सवाल, अभी इससे लेकर एक सवाल मेरे मन में है, लेकिन फिर मैं पूछूंगी तो आप कहेंगे कि सरकार के हित में ही बोलना है। निश्चित रूप से नहीं, सरकार के हित में थोड़ा, जो जनता का हित है उसी में भी सरकार का हित है। ये सीज फायर सही था? अब इस पे हमें नहीं लगता है कि हम लोगों को जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जो है ये बहुत ऊंचे लेवल का फैसला है। उस पर हमारे जैसे बहुत विद्वान लोगों ने विचार किया होगा और बहुत सारी चीज़ें देख करके परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया होगा। और एक चीज़ ये बताइए, जब सबने ये कहा कि जो भी निर्णय ले सरकार, हम उसके साथ हैं, तो फिर उसमें खिलाफ वाली बात कहाँ से आ गई? क्या वो मतलब जो है कोई देश के हित के विपरीत कोई निर्णय ले सकते क्या? बिल्कुल, बात तो सही है। जब भरोसा किया है, बस ये है कि तनिक एक दो बाजी और मार दें, एक दो बाजी और मार दें, एक दो थोड़ी गोला और छोड़ दें, ये दिल में इच्छा है। और जब बाहर गोला छूटा थे ना, तो यही अपने देशों में पड़ा। हाँ, समझ जाओ। कोई नहीं सर, वो नहीं छोड़ा, शब्दों का बाढ़ तो है ही ना, बिल्कुल, और धर्मराज जी तो है ही। बिल्कुल। मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से वो तीर वहाँ पहुँचेगा। पहुँचे, निश्चित पहुँच रहा होगा, जाहिर है, और जाहिर है सब कुछ। सर, आप बहुत लोग इंस्पायर करते हैं, और ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बहुत मुश्किल से आपका वक्त मिला है मुझे। जी। और हम फिर किसी दिन फिर बैठेंगे और विराम चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल है, बहुत सारे यूथ आपको फॉलो कर रहे हैं, और एक यूथ के अंदर ये भी है कि यूथ अलग डायरेक्शन में सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत एडिक्टेड हो गया है। वो कहें तो 24 घंटे में से 20 घंटे भी दे रहा है। आपको बहुत लोग ऐसे यूथ फॉलो कर रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे एक वक्त दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। उनको नहीं पता है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद यहाँ पे हैं, इसकी वजह से आप वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस समय एक ट्रेंड चलता है कि जो सोशल मीडिया का विरोध करो, अरे यार ये तो सोशल मीडिया चलाते हैं, अरे यार ये तो जो है रील देखते रहते हैं। ये एक ट्रेंड चलता है। वो जो रील बनाते हैं वो भी कहते हैं कि अरे ये तो सब रील बना रहे हैं, ये तो रील बना रहे हैं। आप अपना करियर देखिए, अपने जीवन का लक्ष्य देखिए, और जीवन में जो भी साधन आपके पास आ रहा है वो क्या आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बन रहा है या बाधक बन रहा है? फिर आप उसको अपनाइए या छोड़िए। सोशल मीडिया आप कितना समय देते हैं ये आपका विषय है। जिस विषय पर समय देते हैं क्या वो आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? मोबाइल में लड़के मान लीजिए 20 घंटा देते हैं, 18 घंटा देते हैं, 16 घंटा, तो क्या वो अपने जीवन से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं? क्या जो कंपटीशन लड़ना है उसको देख रहे हैं या कोई अन्य चीज़ देख रहे हैं? तो अगर
आपके जीवन लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला है वो, उसको खूब करिए। और अगर आपके जीवन लक्ष्य से विचलित करने वाला है तो मेरे ख्याल से मनोरंजन के लिए जो है कुछ देर के लिए कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा समय न दीजिए। बिल्कुल बात सही की कि पहले गोल डिसाइड करिए, यस, उसको फॉलो करिए, ये चीज़ें तो होती रहेंगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई मैसेज जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत एक चीज़ और बताओ, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे थे, बहुत गजब सवाल पूछे थे, एकदम बहुत मतलब मन खुश होएगा आपसे। और बस अब इसी वजह से सर मुझे नेक्स्ट मंथ भी टाइम देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चर्चा करेंगे सर, निश्चित रूप से। अभी आपके क्षेत्र में आएंगे। घरे आओ, बगले में खाना खा के आयो। हाँ, मतलब खाना खा के आयो का मतलब मान लो टाइम लग जाए वहाँ। हमारे एक्चुअल में हमारे घरे जो खाना बनत है वो हम साफ बता दे, हमारे यहाँ चाय शाम का 4 बजे बनत है। फिक्स है शाम का 4 बजे। अगर 4-5 पहुंचे तो नहीं 5 बजे 4 बजे हमारे घरे, फिर नहीं 4 बजे शाम का पहली खास सभे सोए के उठे, एक के बाद शाम का 4 बजे चाय बनते और दोपहर का खाना बनते रात का 12:30 बजे। और जो है जो रात का खाना है वो सवेरे 4 बजे बनता है। तो ई टाइम में अगर आएगा तो आपका स्वागत है, इसके अलावा कोई स्वागत नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा और बात करके धर्मराज जी से, और इनसे फिर मुलाकात होगी, निश्चित रूप से। बात करके बहुत अच्छा लगा। और सच में जो इनकी सोच है, जिस तरह से ये ज़िंदगी जीते हैं, ये बहुत लोगों के लिए सीख है। इसको सीखना ज़रूरी है कि कल क्या होगा इसकी परवाह छोड़ दीजिए, आज में दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।